नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड एट 4। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। इस शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश को पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे क्या कुछ आपके लिए खास है। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एट 4 में वर्ल्ड वॉर की। इस वक्त दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। दुनिया के देश दो पार्ट्स में दिख रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अमेरिका की तरफ से वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर यह मैसेज है। क्या सुपर पावर किसी बड़े प्लान की तैयारी में है? दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सुपर पावर जंग छेड़ेगा या ट्रंप शांति दूत बने रहेंगे? रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग को लेकर अपने कदम पीछे नहीं ले रहा है, जिससे अब दुनिया के कुछ देश तो रूस के साथ हैं तो कुछ यूक्रेन के रक्षक बने हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। वहीं आपको दुनिया के सबसे विनाशकारी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी बताएंगे। उस वक्त जब विश्व युद्ध हुए थे तब दुनिया का पूरा नक्शा कैसे बदला था, कैसे कुछ देशों का अस्तित्व मिट गया था, कैसे ऑस्ट्रिया हंगरी की लड़ाई में आधी दुनिया कूद पड़ी थी। आपको यह भी बताएंगे कि पहले विश्व युद्ध में कैसे दूसरे वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो गई थी। इसके बारे में आपको डिटेल्स देंगे और ये समझेंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर 3 की चर्चा आज की तारीख में एक बार फिर से हो रही है। इसकी आहट शुरू हो गई है। ट्रंप के स्पिरिचुअल सलाहकार पादरी मार्क बर्न्स के दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दी है। मार्क बर्न्स ने कहा कि दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के कगार पर है। मार्क बर्न्स ने ऐसा क्यों कहा, यह भी आपको बताएंगे। दरअसल अमेरिका काफी वक्त से रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस इसमें पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। बर्न्स ने यह भी कहा कि अगर रशिया जल्द युद्ध खत्म नहीं करेगा तो दुनिया में सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है। अगर तनाव बढ़ेगा तो अमेरिका पूरे के पूरे यूरोपियन देशों में अपनी पूरी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा अमेरिका को। यही वो नतीजा है जो हम देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन माहौल तैयार हो रहा है। मार्क बर्न्स ये भी कह रहे हैं कि अगर रशिया शांति समझौते के लिए समझ नहीं पाता है तो रशिया के लिए इसके रिजल्ट्स बहुत ही गंभीर होंगे। ये सीधे तौर पर एक चेतावनी है। चेतावनी अमेरिका की तरफ से है। ये क्यों आई है, ये भी आप समझिएगा। दरअसल आपको याद होगा एससीओ समिट में चीन, रूस और भारत की त्रिशक्ति देखने को मिली थी। ये जो आप पीछे की तस्वीर देख रहे हैं, ये एससीओ समिट की तस्वीर है। ये डिटेल्ड इस पर हमने शो किया था। इस पर हमने आपको बताया था कि इसके मायने क्या है। त्रिशक्ति को देखिए, तीनों की बॉन्डिंग को देखिए, और यही तीनों की जो बॉन्डिंग है इसने दुनिया में एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। ये एक तो ट्रंप के टैरिफ का जवाब था, साथ ही महाशक्तियों के एक साथ आने में पावर का मैसेज भी था कि अमेरिका किसी भी देश पर दबाव नहीं बना सकता है। बीजिंग की तस्वीरें देखिए, पुतिन, किम जोंग, जिनपिंग की जुगलबंदी देखिए, पीएम मोदी को देखिए। इस मुलाकात के बाद इन तस्वीरों में दुनिया में खलबली मचा दी थी। वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव हुआ था। इसकी भी चर्चा आज तक होती है कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। दुनिया के पावरफुल देश एकजुट हैं। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में पुतिन को चीन, भारत और उत्तर कोरिया के नेताओं का समर्थन मिला था, जिससे उसे और आत्मविश्वास मिला था। रशिया के साथ जो ट्रंप शांति दूत बनकर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराना चाहते हैं, वो एक तरह से कहीं ना कहीं फेल हो गए, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। ट्रंप ने पुतिन से अलास्का समिट में मुलाकात की थी और यह दावा किया था कि जल्द ही रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म होगी और अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ अब तक नजर नहीं आ रहा है। मार्क बर्न्स ने यह दावा, ये अलास्का समिट की आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें काफी चर्चा हुई थी। चर्चा यहां तक हुई थी कि शायद ये पुतिन नहीं, पुतिन की बॉडी डबल है। इस समिट के कोई नतीजे ही नहीं निकले थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अलास्का समिट में, जिसमें पुतिन की बॉडी लैंग्वेज पर कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि बात करते हैं मार्क बर्न्स की। उन्होंने दावा किया है कि ट्रंप ने पुतिन को अमेरिका की ताकत दिखाने के लिए बुलाया था। ये दिखाने के लिए बुलाया था कि अमेरिका अभी भी बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन पुतिन ने दिखा दिया कि वो अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते हैं। रशिया, यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेन ने रशिया में तेल रिफाइनरी और बंदरगाहों पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। ये यूक्रेन ने किया है। रशिया ने इनमें से 361 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। एक दिन के ये आंकड़े हैं, लेकिन कई ड्रोन तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने में सफल रहे हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं।
यूक्रेन ने इस हमले को सफल बताया है। मार्क बर्न्स ने चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ आना भी एक बहुत बड़ा खतरा बताया है। साथ ही उन्होंने इंडिया के रशिया और चाइना के साथ आने पर काफी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जो राष्ट्रपति ट्रंप के दोस्त हैं, उन्हें यह रास्ता चुना है। क्या कहा है, क्या चेतावनी मार्क बर्न्स ने दी है, अब इसको भी समझिएगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका शांति समझौते से पीछे नहीं हटेगा। यूक्रेन कभी भी रशिया का नहीं होगा। रशिया इसलिए जिक्र किया जा रहा है क्योंकि ये जो वॉर है रशिया और यूक्रेन की, वो कहीं ना कहीं टेरिटरी वॉर भी है। तो उन्होंने बोला कि यूक्रेन कभी भी रशिया का नहीं होगा। ट्रंप ने रशिया के पास परमाणु पनडुब्बियां तैनात की हैं। यूक्रेन को अरबों डॉलर देगा जर्मनी। नाटो और यूरोपियन देश यूक्रेन के साथ हैं। हम रशिया को आगे बढ़ने नहीं देंगे। यूक्रेन पहले से ही कई ज्यादा मजबूत है। रूस बमबारी नहीं रोकेगा और अमेरिका हमला करेगा। अगर रशिया की तरफ से यह अटैक यूक्रेन पर खत्म नहीं होता है तो अमेरिका इसमें उतरेगा और अब अमेरिका हमला करेगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि हम इसे टालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर इशारा करता है और यहीं से बात थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरू होती है। मार्क का यह साफ कहना है कि अगर रशिया नहीं माना तो दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होना तय है। अमेरिका इस युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे फिर वो टैरिफ ही क्यों ना हो। अमेरिका रशिया के सहयोगियों पर और टैरिफ लगाने पर सोच रहा है, जो रशिया को आर्थिक रूप से कमजोर करेगा। अमेरिका के मार्केट इंडिया, रशिया, चाइना के लिए बंद होंगे तो वो नुकसान नहीं झेल पाएंगे। यह अमेरिका कह रहा है। यह अमेरिका कह रहा है इंडिया को, यह अमेरिका कह रहा है रशिया को और यह अमेरिका कह रहा है चाइना को। चीन दुनिया में दबदबा बनाना चाहता है, जो अमेरिका होने नहीं दे रहा है। रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, चाइना मिलकर ब्रिक्स बना रहे हैं, जिनका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यह कहना है मार्क बर्न्स का। अब आप ये समझिए कि मार्क बर्न्स ने जो कहा है वो क्यों अहम हो जाता है, वो भी आपको बताएंगे। मार्क राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी हैं और क्या उनके रिलेशन है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इसको भी समझिएगा। साउथ कैरोलिना में चर्च के पादरी हैं मार्क बर्न्स, स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं और इसीलिए इनका स्टेटमेंट अपने आप में काफी अहम हो जाता है। इनके स्टेटमेंट के कई मायने हैं। अगर ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है तो क्यों हो सकता है, कौन है ये, इसको समझने की जरूरत है। ट्रंप के धार्मिक सलाहकार रहे हैं। ट्रंप अगर स्पिरिचुअलिटी से कोई ताल्लुक रखते हैं तो इसका जो नाम है वो मार्क बर्न्स का आता है। 2023 तक पास्टर्स फॉर ट्रंप बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं, ये उनमें भी शामिल रहे हैं मार्क बर्न्स और स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं। ट्रंप के पॉलिटिकल एजेंडे के समर्थक रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैंपेन किया है, बातें की है, समर्थन किया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जो है चुनाव में उनका समर्थन किया था जब इलेक्शंस हो रहे थे। ये फर्स्ट टर्म की यहां पर बात की जा रही है, जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चुनावी मैदान में उतरे थे, तब उन्होंने समर्थन किया था। इनकी खुद की भी अच्छी खासी फॉलोइंग है, लोग इनको सुनने के लिए आते हैं। सांसद पद के लिए ये पहले मार्क बर्न्स जो है वो कोशिश कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मतलब इनके अच्छे रिश्ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनको सुनते हैं, लोग इनको सुनते हैं। ये वहां के बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं जिनकी अपनी अच्छी खासी फॉलोइंग है और अगर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये अपने आप में अहम हो जाती है। 2018, 22 और 24 में मार्क बर्न्स ने इलेक्शन भी लड़ा था, यानी कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी इनका काफी ज्यादा है, पॉलिटिकल समझ भी है। लेकिन पॉलिटिकल इंटरेस्ट होने के बावजूद ये वहां से चुनाव हार गए थे। स्पिरिचुअलिटी से इनका अच्छा खासा रिश्ता रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें कि मार्च 2025 में बर्न्स ने यूक्रेन का दौरा किया था। अमेरिका थ्रू आउट यूक्रेन के समर्थन में रहा है और इसीलिए अमेरिका तरह तरह के टैरिफ जो है वो रशिया और रशिया से जो देश व्यापार कर रहे हैं उन पर लगा रहा है। सेकेंडरी टैरिफ इंडिया भी झेल रहा है। स्टेटमेंट ये भी आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि यूरोप को सोचना चाहिए कि वो रशिया के साथ व्यापार करना बंद कर दे। वेयर इज नाटो? इस तमाम तरह की टिप्पणी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल लीडर की तरफ से वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले पोलैंड ने यह दावा किया था कि रशिया ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में आए थे। पोलैंड ने कहा था कि उसकी आर्मी ने रशिया ड्रोनों को मार गिराया है। कई ड्रोन्स विमानों का मलबा बरामद किया गया था। इस घटना के बाद नाटो सदस्य पोलैंड में भी गुस्सा देखा गया था। वहीं अब रशिया के ड्रोन्स ने
पोलैंड में भी गुस्सा देखा गया है। रशिया के ड्रोन्स पोलैंड के बाद अब रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो सामने आई है। पोलैंड काफी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि रशिया ने पोलैंड पर ड्रोन से अटैक किया है। इस घुसपैठ के जवाब में रोमानिया ने तुरंत अपने 2 F-16 फाइटर जेट्स को लॉन्च किया है। F-16 बहुत ही ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है, जिससे कि पड़ोसी देश यूक्रेन पर रशियन हमले के दौरान ड्रोन की निगरानी और ट्रैकिंग की जा सके। पोलैंड और उसके सहयोगी लगातार हाई अलर्ट पर है। नाटो देशों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। यूरोप में यह लड़ाई फैल सकती है, इसकी भी हलचल तेज हो गई है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब नाटो ने रशिया के साथ सीधे टकराव किया है। नाटो को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाटो को लेकर सवाल खड़े करते हैं। तो क्या सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 दस्तक दे रहा है? जब बात वर्ल्ड वॉर की होती है तो यह समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का इतिहास क्या रहा है, तबाही क्या रही थी पिछले 2 वर्ल्ड वॉर में। लोगों को यह याद करना होगा, लोगों को वो दिन याद करने होंगे कि क्या कुछ हुआ था, कितने लॉस ऑफ लाइफ, कितनी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुई थी। ये वर्ल्ड वॉर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्या हालत मिलिट्री मेंस की हुई थी, उसको याद आज भी करके रूह कांप जाती है। दुनिया तब भी 2 खेमों में बट गई थी, आज भी दुनिया 2 खेमों में ही बटी नजर आ रही है। वर्ल्ड वॉर 1 लड़ाई नहीं थी, इससे दुनिया की दिशा बदली थी, दुनिया का मैप बदल गया था, कई लकीरें खींची थी, टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ था। आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बताते हैं क्योंकि इतिहास जानना जरूरी होता है। इतिहास में करीब 400 साल पहले की अगर बात की जाए तो ये जो पूरा वर्ल्ड वॉर है वो 4 सालों तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था, पूरी की पूरी डेमोग्राफी, पूरी ज्योग्राफी चेंज हो गई थी। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच ये जंग जो है वो लड़ी गई थी। इस वर्ल्ड वॉर को ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। इसमें दुनिया की कई बड़ी ताकतें शामिल थी, लेकिन कैसे दुनिया के तमाम देश इस लड़ाई में कूदे, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है जिसको समझने की जरूरत है। यूं तो आप सब जानते होंगे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बारे में, लेकिन इतिहास की बात करना जरूरी है। आपको लेकर चलते हैं जून 1941 में, जब यूरोप के एक कोने में एक राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। और ये पूरा विवाद, खैर विवाद चल रहा था, लेकिन इस विवाद को आग तब और लगी जब यूरोप के एक कोने में एक राजकुमार की हत्या की गई। इस हत्या के बाद पहले यूरोप और फिर बाद में पूरी दुनिया जो है वो 2 हिस्सों में बंट गई थी और रख दी गई थी पहले वर्ल्ड वॉर की नींव। फिर तो न जाने कितने देश आमने सामने आ गए थे, सब एक दूसरे पर हमलावर हो गए थे। एक राजकुमार का मर्डर वर्ल्ड वॉर 1 की वजह बना था। सबसे पहले आपको उस राजकुमार के बारे में बताते हैं कि वो कौन थे, ये समझिएगा। उनका नाम था राजकुमार फ्रांसिस फर्नांडिस और ये है वो वर्ल्ड वॉर 1 के राजकुमार प्रिंस फ्रांसिस, जिनकी डेथ जो है, जिनका असैसिनेशन कहा जाए, वो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह बना था। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे। ऑस्ट्रिया हंगरी अपने आप में एक क्राइसिस तब इस ऑस्ट्रिया हंगरी को लेकर चल रहा था। साथ ही साथ आपको बता दें कि सम्राट फ्रांस जोसेफ के उत्तराधिकारी भी थे, यही प्रिंस उनके उत्तराधिकारी थे, क्योंकि तब इस टाइप का कल्चर हुआ करता था। सिर्फ कुछ देशों में नहीं, अमूमन देशों में ऐसा ही कल्चर देखने को मिलता था। 1914 को पत्नी सोफी के साथ बोस्निया के दौरे पर ये बाहर गए थे और तभी जब ये अपने टूर पे बाहर थे, इन पर अटैक किया गया था। आपको ये भी बता दें कि सर्बिया के एक आदमी ने, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी का विवाद चल रहा था और सर्बिया के एक शख्स ने इनको मार दिया था। एक तरह से आज की तारीख में इसको पॉलिटिकल असैसिनेशन कहा जाए तो ये शब्द ही इस पूरे इंसिडेंट पर सूट करेगा। साथ ही आपको बता दें कि बोस्निया के ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे से आजाद कराना 1914 का ये हम जिक्र कर रहे हैं। बोस्निया को, क्योंकि ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में बोस्निया जो पड़ता था उस पर भी ऑस्ट्रिया हंगरी का ही रोल था, दबदबा था, कब्जा था एक तरह से कहा जाए। इसको आजाद कराने के लिए सर्बिया के एक व्यक्ति ने इनका असैसिनेशन कर दिया था। साथ ही आपको बता दें कि बोस्निया को सर्बिया में मिलाना चाहते थे। ये पूरी लैंड की लड़ाई थी। इस जमीन के विवाद ने, ये जमीन का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वर्ल्ड मैप बदल गया था।
पॉलिटिक्स बदल गई थी, डेमोग्राफी बदल गई थी, ज्योग्राफी तक बदली थी, इस सिर्फ सर्बिया के एक इस शख्स की वजह से। फर्डिनेंड की हत्या से ऑस्ट्रिया हंगरी, पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी, क्योंकि वहां के राजकुमार थे, प्रिंस थे, उसकी जैसे ही उनकी हत्या की गई, उसकी हत्या के बाद से पूरा ऑस्ट्रिया और पूरे हंगरी में एक गुस्सा था, एक आक्रोश था जो वर्ल्ड वॉर 1 की शक्ल ले रहा था। पहले भी कई ऐसे रीजंस थे, लेकिन ये एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम भेजा, जिसे सर्बिया ने स्वीकार ही नहीं किया। इससे नाराज होकर ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो लोग थे वो इस बात से नाराज हो गए और इससे नाराज होकर 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। ये एक बहुत ही छोटी सी लड़ाई लग सकती थी, लेकिन यूरोप के जो देश थे वो इसके बीच में आ गए और उन देशों का पहले से ही जो सैन्य गठबंधन बड़ा बना हुआ था, उन्होंने एक बहुत बड़े युद्ध में इसको बदल दिया। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहे थे। यूरोप, पूरा का पूरा जो यूरोप था वो 2 बड़े सैन्य गुट में बना हुआ था। एक सेंट्रल पावर है, दूसरा एलाइड पावर्स है। सेंट्रल पावर्स के बारे में आपको बता दें, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया। ऑटोमन, हालांकि जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ऑटोमन एम्पायर ही खत्म हो गया था। कौन से देश हैं जो लड़ रहे थे? तो सेंट्रल पावर्स आपने देखा। अब आपको बताते हैं कि एलाइड पावर्स कौन है जो एक साथ एकजुट हो गए थे, कई सारे हुए थे। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, बेल्जियम, सर्बिया, इटली, जापान और अमेरिका। ये जो लड़ाई थी वो दरअसल विश्व में, यूरोप में कहा जाए 2 पावर्स के बीच में थी और इसी वजह से ये 2 गुट विश्व के देखने को मिले थे। इट वाज सेंट्रल पावर वर्सेस एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में कम लोग थे, एलाइड पावर्स में बहुत ज्यादा देश एक साथ एकजुट हो गए थे और इन गठबंधन की वजह से एक देश पर हमला होते ही उसके सहयोगी भी इस युद्ध में कूद पड़े थे। देखते ही देखते ये युद्ध यूरोप में निकलकर एशिया, अफ्रीका, अमेरिका तक फैल गया था। लगभग इस वर्ल्ड वॉर में 30 देश लड़ाई में शामिल हुए थे। आप कल्पना कीजिए कि उस वक्त 1914 में 30 देश कितने होंगे, कितने देशों की मिलिट्री लगी थी वर्ल्ड वॉर 1 में। 4 साल ये पूरा युद्ध चला था, कई तरह के वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था, टैंक हुए थे, फाइटर जेट्स हुए थे, यहां तक कि जहरीली गैस भी हुई थी। हवाई हमले का पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। वो कौन कौन से हथियार हैं जो 1914, आज से कई 100 साल पहले जो यूज हुए थे, इस पर एक नजर डालिएगा। वर्ल्ड वॉर 1 में किन हथियारों का इस्तेमाल किया था ये आपको समझने की जरूरत है। तब राइफल और मशीन गन कौन कौन सी कैसी यूज हुई थी ये समझिएगा। सैनिकों के पास उस वक्त बोल्ट हुआ करते थे। एक्शन राइफल थी जो सबसे घातक हथियार मानी जाती थी। 1 मिनट में उस वक्त में 500 से 600 गोलियां चलाने में ये सक्षम थी। क्या हथियार उस वक्त के थे आप ये समझिए। तोप की अगर बात की जाए तो युद्ध का सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता था, जिसमें हाउवित्जर और मोर्टार्स का इस्तेमाल किया जाता था और इन तोपों की वजह से कई किलोमीटर तक गोले दाग सकते थे और शहर के शहर मिनटों में तबाह हो जाते थे। कुछ लोग या कोई इलाका नहीं, पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता था। एक और आपको बताते हैं, टैंक 1916 में, क्योंकि 1914 से चल रहा था, 4 साल ये युद्ध पूरा चला। 1916 में पहली बार टैंक का इस्तेमाल हुआ था। ब्रिटेन ने मार्क का इस्तेमाल किया था, इन्हें लैंडशिप कहा जाता था। तब जो भाषा इस्तेमाल की थी, टैंकों को लैंडशिप कहा जाता था। मशीन गन की फायरिंग को भी ये टैंक जो है वो पार कर सकते थे। एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो पहले जासूसी के लिए उन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाता था, फिर उसमें मशीन गन लगाई गई और पहली बार एयरक्राफ्ट से हवाई लड़ाई लड़ी गई थी। जेपलिन से बमबारी की गई थी। बॉम्बिंग में शहरों और सैनिकों पर टारगेट किया गया था, उन पर हमला किया गया था। अब बात सबमरीन की जाए तो सबमरीन में जर्मनी ने यू बोट सबमरीन का इस्तेमाल किया था, जो कि ब्रिटिश जहाज को जर्मन ने टारपीडो में डुबोया था। न्यूजीलैंड ने 120,000 टन से ज्यादा जहाजों को डुबोया था। आप सोचिए कि हर लेवल पर लड़ाई चल रही थी, चाहे मरीन हो, चाहे लैंड हो या फिर एयर क्यों ना हो, हर लेवल पर मिलिट्री लगी हुई थी। टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल किया गया था, वेपन्स कैसे थे देखिए। क्लोरीन गैस
जर्मन सेना ने क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था। 150 टन क्लोरीन गैस छोड़ी थी। सैनिकों को सांस लेने में दिक्कत हुई थी और इस गैस के हमले से हजारों सैनिक जो है वो घायल हो गए थे। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 4 साल तक चली इस लड़ाई में धीरे धीरे जर्मनी और उसके साथी देश कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि जितना कुछ इनके पास था उन्होंने सब स्टेक पर डाल दिया था। ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य टूटने लगा था। जर्मनी की सेना हार रही थी। खाना, हथियार, ईंधन सब कुछ खत्म हो रहा था और देश के अंदर बगावत थी, भूखमरी फैल गई थी। अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन का साथ दिया। अमेरिका सैनिकों और हथियारों ने एलाइड पावर्स को एक नई ताकत दे दी थी। जर्मनी अमेरिका की ताकत का सामना ही नहीं कर सका था। अब आपको ये बताते हैं कि ऐसा ये तो सिनेरियो रहा वर्ल्ड वॉर का, लेकिन अब आप ये समझिए कि ये खत्म कैसे हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 1918 में जर्मनी ने आखिरकार, क्योंकि जर्मनी के पास अब कोई रिसोर्सेज ही नहीं बचे थे, जर्मनी के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बचा था, जर्मनी के पास कोई साम्राज्य ही नहीं बचा था कि वो अब जंग लड़ सके, तो उसने सरेंडर किया। 1918 में जर्मनी ने हार मानी। 11 नवंबर 1918 को ये जो वर्ल्ड वॉर 4 साल तक चला था वो आखिरकार खत्म हो गया। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज पर सिग्नेचर किए गए थे। ये ट्रीटी क्या कहती है ये भी आपको बताएंगे। जर्मनी को युद्ध के लिए इस पूरे वर्ल्ड वॉर में अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया था तो वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी था। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जर्मनी पर काफी ज्यादा इस युद्ध का जुर्माना भी लगाया गया था। वो जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होते होते सब कुछ गंवा चुका था, उस पर खूब जुर्माना लगा था। ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और रूस के साम्राज्य सब तब टूट चुके थे, सब खत्म होने की कगार पे थे, उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। कई नए देश, तब डेमोग्राफी बदली, ज्योग्राफी बदली और उसके बाद जन्म लिया कई और नए देशों ने। पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये सब जो है, जिस पोलैंड का आज हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया है, उन सब देशों ने जन्म इस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लिया था। तो आप ये समझिए कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का हमने जिक्र किया, जिस पर जर्मनी को साइन करना पड़ा था। क्या कहती है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज? 28 जून 1919 को फ्रांस के वर्साय महल में इसको साइन किया गया था। बहुत बड़ी फ्रांस की जगह है जहां पर इस ट्रीटी को साइन किया गया था। बहुत सारे लोग इसको विटनेस करने के लिए वहां पर पहुंचे भी थे। जर्मनी ने मान लिया कि युद्ध की पूरी जिम्मेदारी, युद्ध की जो भी गलतियां रही है वो जर्मन्स की वजह से रही है। ये जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में इसको एक्सेप्ट किया है। साथ ही आपको बता दें कि वर्सलीज में यह भी कहा गया कि जर्मनी से एल्सिस लॉरेन फ्रांस को लौटा दिया गया। जो ऑक्यूपाइड था, जो चीजें ऑक्यूपाइड थी जर्मनी की तरफ से, उसके बाद उसको लौटा दिया गया था। ये तमाम चीजें उस ट्रीटी में साइन की गई थी जिसमें ये बातें कही गई थी। 13% जगह और 10% की आबादी से जर्मनी को हाथ धोना पड़ा था, यानी कि जर्मनी ने अपना 13% ऑफ लैंड भी दिया था। 10% आबादी भी उनकी गई होगी। जर्मन सेना को सिर्फ 1 लाख सैनिकों तक सीमित रखा गया था। वो जर्मनी जिसने इसकी शुरुआत की थी 1914 में, उस जर्मनी को उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है सैनिकों की, वो सिर्फ और सिर्फ तब 1 लाख कर दी गई थी। नौसेना, वायुसेना लगभग खत्म हो गया था। सिर्फ इनके पास बचे ही नहीं थे, आर्मी में लोग ही नहीं, इनके पास इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया था। इनके पास कुछ था ही नहीं ज्यादा कुछ लूज करने को। ये बची कुछ चीजें थी जिन तक इनको सीमित रखना पड़ा था। तबाही, $5 अरब मुआवजा जर्मनी को चुकाना पड़ा था। आप सोचिए उस वक्त ये जो नंबर आपको दिखा रहे हैं, ये जर्मनी को चुकाने पड़े थे। सब कुछ जर्मनी ने गंवा दिया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। संधि के बाद यूरोप का जो मैप है वही बदल दिया गया था, क्योंकि इसी यूरोप के बीच में सेंट्रल और एलीट पावर्स के बीच में टकरार हुई। इसके बाद कई नए देश अस्तित्व में आए। इसके बाद कई ऐसे देश हैं जो अस्तित्व से चले गए, साम्राज्य कई ऐसे हैं जो उसके बाद यूरोप से चले गए। तो आपने सोचा कि इसके बाद यूरोप की पूरी ज्योग्राफी जो है वो बदल दी गई थी, और ऐसा होना भी था। यही हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में, यही नतीजा निकला वर्ल्ड वॉर 1 का। अब आपको बात करते हैं, अगर इसमें इंडिया को देखा जाए तो इंडिया फर्स्ट
वर्ल्ड वॉर के दौरान पर भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, आपको याद होगा। भारत से लगभग 13 लाख सैनिक ब्रिटिश सेना में भर्ती किए गए थे। भारतीय सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका, साथ ही साथ मध्य और पूर्व एशिया के मोर्चों पर लड़ाई लड़ी थी। इनमें से लगभग 74,000 सैनिक युद्ध में शहीद हो गए थे। भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश साम्राज्य का विक्टोरिया क्रॉस सम्मान भी मिला था। वर्ल्ड वॉर 1 में जान बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कई सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोगों ने लड़ाई के दुष्परिणाम झेले। लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे। 2 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ 20 लाख यह आंकड़ा हो सकता है। 90 लाख सैनिकों की मौत हुई थी। 1 करोड़ लोगों की मौत भूखमरी से हुई थी। आप सोचिए, भूख से 1 करोड़ लोग मर गए थे। सबसे ज्यादा सैनिक जो है वो जर्मनी के मारे गए थे। लेकिन ये लड़ाई महज पूरी तरह से खत्म तब भी नहीं हुई थी। जर्मनी अब भी अपमान की आग में जल रहा था। जर्मनी ने सरेंडर तो किया, लेकिन वो अपमान जर्मनी के रगों में दौड़ रहा था। पहले वर्ल्ड वॉर में अगर ब्रिटेन एक गलती नहीं करता तो दूसरा वर्ल्ड वॉर शायद शुरू ही नहीं होता। एक घायल सैनिक को छोड़ना पूरी दुनिया को भारी पड़ गया। हिटलर, जो पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ से लड़ा था, साल 5 अक्टूबर 1916 की बात करने जा रहे हैं, जब हिटलर गोली लगते लगते घायल हो गया था। जिस वक्त जर्मनी हार रहा था, जिस वक्त सैनिक उसके कमजोर पड़ रहे थे, यह वही दौर था। 1918 में ब्रिटिश के सैनिकों ने केमिकल गैस का इस्तेमाल किया था। इस हमले में हिटलर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन एक ब्रिटिश सैनिक की वजह से उसकी जान बच गई थी। यह गलती बाद में कितनी भारी पड़ी, इसका अंदाजा उस सैनिक को बाद में हुआ। हिटलर को जिंदा छोड़ना कितना भारी पड़ गया था उस सैनिक के लिए। आपको बता दें कि 1916 में हिटलर बेसुध होकर जमीन पर पड़ा था। ब्रिटिश के जो सैनिक थे, उन्होंने गोली मारने के बजाय उसको बंधक बना दिया था। सैनिक ने हिटलर को मारने का आदेश ही नहीं दिया। हिटलर ठीक होकर वापस जर्मनी लौट जाता है और यहीं से शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। आप सोचिए, वर्ल्ड वॉर 1 में जहां जर्मनी ने अपनी हार एक्सेप्ट की थी, सरेंडर किया था, लेकिन उसका अपमान वहां के सैनिकों में इतना ज्यादा था कि उसी सरेंडर के साथ शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। दुनिया का सबसे फियर्स बैटल माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसने इंसानियत की सारी तस्वीरों को बदल दिया। साल 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यह जंग चली थी 39 से लेकर 1945 तक, यानी कि पूरे के पूरे 6 साल ये जंग चली थी, जिसमें करीब इस वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी 30 देश, करोड़ों सैनिक शामिल हुए थे। इसके बाद 2 मेजर फ्रैक्शंस ऑफ वॉर बने थे। एक बना था एक्टिव पावर्स और दूसरा बना था एलीट पावर्स। एक्टिव पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान थे, और एलीट पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, चीन और बाद में अमेरिका भी जुड़ गया था। युद्ध के मैदान से लेकर समुद्र और आसमान तक खून की होली खेली गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। आपको यह भी बता दें कि इसमें टैंक्स, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, मशीन गन्स के एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, और पहली बार दुनिया में तब परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराकर इस युद्ध को खत्म किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे भयानक तस्वीरें हैं 6 और 9 अगस्त 1945 की, जिसको आज भी याद करके रूह कांप जाती है। आज तक जापान में उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम विस्फोट किए थे। यह हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी। आज तक किसी ने अगर किसी पर न्यूक्लियर अटैक किया है तो वो जापान पर, अमेरिका ने जापान पर किया है, हिरोशिमा और नागासाकी पर किया है, जिसके इम्पैक्ट्स आज भी देखने को मिलते हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। क्या इम्पैक्ट था उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आज तक जब न्यूक्लियर बम की बात होती है तो बात जापान की होती है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान को झुकाने के लिए इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया था, वो यही था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था और सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में पूरा का पूरा जो शहर है वो राख हो गया था। एक बम और हिरोशिमा खत्म हो गया था। बम का जो नाम है उसको लिटिल बॉय के नाम पर रखा गया था। आप सोचिए, कल्पना कीजिए। साथ ही साथ एक बम शहर हिरोशिमा, ये दोनों जापान के शहर हैं। हिरोशिमा पूरे अगर न्यूक्लियर हिस्ट्री आप उठाकर देख लीजिए, आज तो न्यूक्लियर धमकियां मिलती हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। अगर कहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है तो वो अमेरिका ने जापान पर किया है। मारे गए लोग लगभग ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं कितने लोगों की मौत हुई थी। 80,000 लोग तब उसमें मारे गए थे। बाद में बीमारी और जलने से लाखों लोग, ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा था। कोई बीमार हो रहा था, कोई जल रहा था। हिरोशिमा सफर कर रहा था। नागासाकी के हालात बेहद खराब हो गए थे और बीमारी में जलने से लाखों लोग बीमारी से और जलने से खत्म हो गए थे। ये तो रहा हिरोशिमा का हाल। क्या हालात रहे थे हिरोशिमा के, आज तक अगर आप किसी जापानीज से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि क्या हुआ था। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरा बम गिराया गया जिसको पैटमैन कहा गया। पहले को लिटिल बॉय, दूसरे को पैटमैन कहा गया। पहले हिरोशिमा पर हुआ, फिर नागासाकी पर हुआ। इस बार करीब 70,000 लोगों की जान तुरंत चली गई थी। इस पूरे हमले में जापान पूरी तरह से टूट गया था। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और यहीं पर खत्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिरोशिमा और नागासाकी मानवता के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि वहां के हालात क्या हुए थे। यादें उनकी आज भी इंसानियत को झकझोरती हैं। इस पूरी की पूरी जंग में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। यूरोप से एशिया तक तबाही का मंजर था। नाजी जर्मनी के हाथों लाखों यहूदियों का नरसंहार हुआ था, जिसे आज हम होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। 6 साल चली इस जंग ने दुनिया की राजनीति, सीमाएं, ताकत का नक्शा पूरा का पूरा बदल दिया था। युद्ध खत्म हुआ तो जन्म हुआ संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ का, ताकि ऐसी तबाही जीवन में दोबारा न हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने यह साबित कर दिया कि हथियार इंसानियत को बचाते नहीं हैं, बल्कि इंसानियत को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ क्यों था? पहला रीजन था जर्मनी की महत्वाकांक्षा, और होगी ही क्योंकि जर्मनी ने सरेंडर किया था, क्योंकि उस वक्त तक जर्मनी के पास कुछ बचा ही नहीं था। जर्मनी का सब कुछ जा चुका था। जर्मनी पे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अलग जुर्माना भी लग गया था, लेकिन जर्मनी की महत्वाकांक्षा थी, यानी कि एम्बिशन था जर्मनी का। पहले वर्ल्ड वॉर में हार के बाद जर्मनी बहुत ज्यादा अपमानित महसूस किया था। जर्मनी ने, हिटलर ने तब सत्ता संभाली थी और वर्सलीज ट्रीटी तोड़कर दुनिया पर कब्जे का सपना देखने लगा था हिटलर। सेकेंड रीजन की अगर बात की जाए तो दूसरा रीजन था जापान की विस्तारवादी नीति। जापान एशिया और प्रशांत महासागर में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। उसे चीन, कोरिया और दूसरे देशों पर हमला करना शुरू कर दिया था। यह सेकेंड रीजन था। फर्स्ट जर्मनी, सेकेंड जापान और थर्ड था इटली का फासिस्ट रिजीम, यानी कि फांसीवादी शासन। मुसोली अफ्रीका और यूरोप में इटली का साम्राज्य बनाना चाहता था, इसीलिए उसने जर्मनी और जापान के साथ मिलकर धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस पावर्स बनाया था। अब आप समझिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध छोड़ दिया था और यहीं से शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। आपको याद होगा पर्ल हार्बर मिलिट्री एरिया, क्या हालात वहां पर हुए थे। उसके बाद के रिपरकशंस बहुत बुरे थे। इसके बाद यही वो टाइम था जब अमेरिका इस युद्ध में कूदा था। दुनिया की लगभग हर बड़ी ताकत इस महासंग्राम का हिस्सा बन गई थी, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ साम्राज्य विस्तार और सत्ता की भूख से, लेकिन खत्म हुआ तबाही, बर्बादी और एटॉमिक बम की दहशत के साथ। यह समझना होगा आपको कि क्या हुआ था। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता ने हिटलर को फेमस बना दिया था।
पहले वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने सैनिक के रूप में लड़ाई लड़ी थी, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेहद अहम रोल निभाया था। जब हिटलर जर्मनी की सत्ता पर बैठा तो उसने ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को ही नकार दिया। वो ट्रीटी जो कई लोगों के सामने साइन की गई थी जर्मनी की तरफ से, उसको पूरी तौर से हिटलर ने नकार दिया और जर्मनी की विस्तार करने की नीति वहां से शुरू होती है। हिटलर का नाम तब से तानाशाह नेताओं में आता है और उसको वन ऑफ द मोस्ट डिक्टेटर नेता माना जाता है। आज भी कंपेयर किया जाता है लोगों को, जब ऐसी कोई नीति कोई लेकर आता है कि क्या हिटलर हो क्या, ऐसी इमेज हिटलर की थी। तानाशाह अडोल्फ हिटलर अपने क्रूर व्यवहार और अत्याचार के लिए जाना जाता था। उसने लाखों लोगों की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी थी, करवाई भी थी। सेकेंड हिटलर ने लाखों पॉलिश लोगों और यहूदियों और माइनॉरिटीज को क्रूरता से मौत के घाट उतारा था। करीब 60 लाख यहूदी की हत्या कर दी थी, जिसे होलोकॉस्ट नरसंहार के नाम से जाना जाता है। कौन था हिटलर, ये आप समझिए। 1914 में फ्रांस बेल्जियम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह सैनिक था तब जर्मनी का। 2 बार बहादुरी के लिए इसको सम्मान भी मिला था। पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार से निराश हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के खिलाफ आवाज उठाता है। 1921 में नाजी पार्टी के मुख्य नेता के तौर में चुना जाता है और पार्टी में शामिल होकर वो पूरी की पूरी नाजी पार्टी पर कंट्रोल कर लेता है। 1923 में हिटलर ने सरकार गिराने की कोशिश की। 33 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है और कुछ ही महीनों में, चांसलर बनने के कुछ ही महीनों में तानाशाही शक्तियां हासिल कर लेता है। यहूदियों को बाहर करने की कोशिश करता है। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, वो भी जर्मनी से होती है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। हिटलर का लक्ष्य यूरोप में जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित करना था। अप्रैल 1945 में हिटलर ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ उसके साथ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया ने कभी न कभी चर्चा तो जरूर की होगी कि शायद ऐसी तबाही दुनिया में कभी किसी ने ना देखी हो। लाखों लोग मरे थे, शहर के शहर तबाह हो गए थे, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, इकोनॉमिक्स फेल हो रही थी, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तब काम नहीं आ रही थी। युद्ध के अंत में एक नए राजनीतिक समीकरण बने थे। यूरोप कमजोर हुआ था, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना था, रशिया ने भी अपनी शक्ति को कायम रखा और इस तरह से सुपर पावर अमेरिका का जन्म हुआ था। दुनिया में शांति और सहयोग की नई संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र बना, ताकि भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी दोबारा ना हो। लेकिन इस युद्ध ने यह भी दिखाया कि मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा हमेशा और हमेशा आपसी असहमति और सत्ता की लालच होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया का मैप बदल दिया, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने बदला था। नई राजनीति, नई अर्थव्यवस्था, नई सामाजिक चुनौतियां लेकर आया। यही वो दौर था जिसने आधुनिक वैश्विक व्यवस्था की नींव रखी थी। लेकिन इन सब के बीच में अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हुई तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हुई। दुनिया की सबसे बड़ी जंग वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गई और एक नया सुपर पावर उभरता है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही दुनिया का नक्शा बदल जाता है, जैसे कि फर्स्ट में हुआ। विनाश के बाद अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई और विनाश के बाद अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक नया सुपर पावर बनकर उभरने का रास्ता अपनाया है। दुनिया की तबाही, जंग की राख और टूटी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अमेरिका ने न सिर्फ युद्ध जीता, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया पर अपनी ताकत का सिक्का जमाया। एक और यूरोप तबाही से जूझ रहा था, जापान घुटनों पर आ चुका था, जर्मनी हार मान चुका था। उन सब के बीच में अमेरिका था, जिसका दबदबा बढ़ रहा था, जिसके पास उस वक्त की सबसे मजबूत इकोनॉमी थी, सबसे आधुनिक हथियार थे और सबसे ज्यादा सोना था, पैसा था, डॉलर था। पर सवाल यह है कि कैसे अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सुपर पावर बना, उसकी लीडरशिप के साए में कौन आया, कैसे ये सब अमेरिका की चर्चा कैसे होने लगी, ये समझने की जरूरत है। अमेरिका जो युद्ध में शामिल तो हुआ था, पर उसकी धरती पर कोई तबाही ही नहीं हुई थी, बल्कि युद्ध ने उसकी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और वेपन्स को और मजबूत कर दिया था।
6 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे। दुनिया को यह संदेश देने के लिए काफी था कि अब सुपर पावर सिर्फ एक है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जंग खत्म तो हो गई, अमेरिका ने कूटनीति से दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन तब उसका गठन हुआ था और अमेरिका उसकी धुरी बन गया था। यूरोप के जख्म भरने के लिए अमेरिका ने शुरू किया था मार्शल प्लान, क्योंकि यूरोप पूरी तरह से इकोनॉमी वाइज बहुत खत्म हो गया था। अरबों डॉलर की मदद दी थी तब अमेरिका ने यूरोप को अपने प्रभाव में ले लिया, क्योंकि यूरोप के पास कुछ था ही नहीं। तब अमेरिका ने यूरोप की मदद इस इंटेंशन से की कि अमेरिका अपना दबदबा दिखा सके, और यहीं से शुरू हुआ था जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। अमेरिका बनाम सोवियत यूनियन। लेकिन असल में पूरी दुनिया मान चुकी थी कि आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक ताकत में अमेरिका सबसे आगे है। वर्ल्ड वॉर 2 की राख से अमेरिका ने सुपर पावर बनने की उड़ान भरी, हथियारों की ताकत दिखाई, आर्थिक मजबूती दिखाई, कूटनीति की बहुत अहम चाल तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चली थी, और इन तीनों ने मिलकर अमेरिका को बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर। अब आपको टाइमलाइन के जरिए समझाते हैं कि कब क्या हुआ। 1945 की बात की जाए तो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हुई थी तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हुई थी, क्योंकि तब अमेरिका ने अपने आप को सबसे पावरफुल प्रेजेंट किया था। साथ ही साथ कोल्ड वॉर यूएसए वर्सेस यूएसएसआर हो गया था। ये कोल्ड वॉर बहुत लंबा चला, 47 से लेकर 91 तक चला। और 2000 की बात की जाए तो अब इन सब के बाद 2000 के बाद रशिया में पुतिन आए, और तब से लेकर अब तक ही हैं। पुतिन का जो साम्राज्य है वो लगातार चल रहा है। 2014 में ये सब कोल्ड वॉर का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। रशिया ने क्रीमिया पर अटैक कर लिया था। 22 में जो अब तक चल रहा है, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर लिया है। ये कोल्ड वॉर है और कोल्ड वॉर लगातार चलता ही जा रहा है। ये सबसे रीसेंट है जब रशिया ने पोलैंड तक अपना हमला बढ़ाया। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट जो है वो इसी से शुरू होती है, जब पोलैंड चर्चा में आता है। वो पोलैंड जिसने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जन्म लिया था, वो पोलैंड जो वर्ल्ड मैप के नक्शे में ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया था, उस पोलैंड पर रशिया ने कुछ ड्रोन से अटैक किया है। और इसीलिए अब चर्चा हो रही है एक बार फिर से कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तस्वीर है। जो दुनिया के तमाम देश हैं उस वक्त लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो उनमें से कुछ न्यूक्लियर हथियारों में सबसे पावरफुल हैं। कौन कौन से देश हैं और उनमें ताकत क्या है, ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि अमूमन आपने सुना होगा कि कोई कंट्री न्यूक्लियरली अगर स्ट्रांग होती है तो वो चर्चा उस बात की करती है, किसके पास कितना दम है। समझिएगा, कौन सा हथियार बदल सकता है जंग का नक्शा, ये भी समझने की जरूरत है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा अगर किसी देश के पास है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। रशिया के पास भी कम नहीं है। टैंकों से लेकर मिसाइल तक खतरनाक हथियार का मालिक है रशिया। वो रशिया जो आज तक जंग में जुटा हुआ है, जिसको अलग अलग देश मदद तो कर रहे हैं लेकिन उसकी खुद की मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यूक्रेन को तो अमेरिका मदद कर रहा है, लेकिन रशिया डटा हुआ है। रशिया को नॉर्थ कोरिया का भी समर्थन मिला है। चाइना की बात की जाए तो आधुनिक तकनीक और ड्रोन युद्ध का खिलाड़ी माना जाता है चाइना। भारत परमाणु शक्ति और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना वाला देश है। पाकिस्तान का भी जिक्र होना चाहिए। पाकिस्तान के पास कम संसाधन तो हैं, लेकिन परमाणु हथियारों के दम पर अपने आप को ताकतवर बताने की कोशिश करता है। यानी कि 21वीं सदी का असली खेल अब बंदूक या बम से नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल की शक्ति से है। अब आपको यह बताते हैं कि किसके पास कितना जखीरा पड़ा हुआ है, क्या क्या है इन लोग देशों के पास। दुनिया में 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। बात अगर रशिया की जाए तो रशिया के पास 5500 परमाणु वॉरहेड्स हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, SU-57 है, SU-35 है। ये SU-57 और SU-35 बड़े लड़ाकू विमानों में से जाने जाते हैं। टैंक की बात की जाए तो T-19, T-14 ये टैंक्स हैं। परमाणु पनडुब्बियां भी उनके पास है। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, जिसके पास 3700 परमाणु वॉरहेड्स हैं।
B-52, B-2, F-35 ये फाइटर और बॉम्बर्स अवेलेबल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। मिंटमैन 3, ICBM और ट्राइडेंट, SLBS ये सब अमेरिका के पास है। M1 एब्राम्स टैंक है, 11 एयरक्राफ्ट के कैरियर है। अब बात चाइना की करते हैं। चाइना के पास 500 से कुछ ज्यादा परमाणु वॉरहेड्स हैं, जिसका आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। J-20 स्ट्रीट फाइटर है, DF-41 है, ICBM एंटी शिप मिसाइलें हैं, 3 एयरक्राफ्ट के कैरियर्स हैं। सबसे बड़ा नौसेना का बेड़ा चीन के पास है। अब बात फ्रांस की करते हैं तो फ्रांस के पास 290 परमाणु वॉरहेड्स हैं। राफेल लड़ाकू विमान भी हैं, कई देश जो हैं फ्रांस से राफेल लेते भी हैं। ट्राइफेंट क्लास है, जिसको SSBN परमाणु पनडुब्बी कहा जाता है। M51 बैलिस्टिक मिसाइल भी फ्रांस के पास है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की बात कर लेते हैं तो यूके के पास 225 परमाणु वॉरहेड्स हैं। वैनगार्ड क्लास ट्राइडेंट 2 SLBM है, F-35B है, एयरक्राफ्ट का कैरियर है। अब बात करते हैं हमारे देश भारत की, जिसके पास 160 परमाणु वॉरहेड्स हैं। अग्नि V ICBM है, पृथ्वी मिसाइल है, INS अरिहंत है जो कि परमाणु पनडुब्बी है। राफेल Su-30 MKI फाइटर जेट्स, अर्जुन T-90 टैंक है जिसकी क्षमता आप अमूमन देखते रहे होंगे। इजराइल भी आपको लेकर चलेंगे। इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार है। जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल है उसके पास। F-31I ADIR फाइटर, आयरन डोम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इजराइल पे होती है, वैसा एयर डिफेंस सिस्टम किसी और के पास नहीं है जैसा इजराइल के पास है। हालांकि उसकी भी कुछ दिनों पहले कुछ अलग ही तस्वीरें और चर्चा हुई थी। अब आपको लेकर चलते हैं नॉर्थ कोरिया में, जिसके पास 30 से 40 परमाणु वॉरहेड्स हैं। हवासोंग 17 ICBM है, KN-23, KN-24 शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं। सीमित एयरफोर्स है, MiG-29 जिसकी चर्चा होती है, Su-25। अब बात पाकिस्तान की भी करेंगे, जिसके पास 170 परमाणु वॉरहेड है, जिसमें शाहीन, गौरी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। JF-17 और F-16 फाइटर जेट्स है। बाबर क्रूज मिसाइल भी पाकिस्तान के पास है। तो देखिए दुनिया आज कहां खड़ी है। हर देश पावरफुल हो रहा है। बढ़ती लड़ाई, बढ़ती टेक्नोलॉजी, ये सब एक जैसी है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो विनाश जितना हमने आपको बताया है वो आज की तारीख में 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। इसी के साथ आज मेरे साथ वर्ल्ड एट 4 में इतना ही।